हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझे आप? तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कहें महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही रहता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो आई बटन पर इसका लिंक आ रहा है, आप जाइए और बिल्कुल इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो पहले हमें विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा और फिर हमें निरक्षीय स्थिति का पता करना होगा कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो ये हमने विद्युत द्विध्रुव बना लिया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? क्या होता है दोस्तों, जब दो विपरीत आवेशों को, देखो ये माइनस है और ये क्या है प्लस, तो विपरीत आवेश है। तो जब दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर व्यवस्थित कर दिया जाता है तो जो निकाय बनता है ये निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। मतलब ये क्या है, आपका विद्युत द्विध्रुव है। अब इसकी निरक्षीय स्थिति कहां होती है? तो क्या होता है दोस्तों, यदि कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंबवत होता है, कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के कैसा होता है? लंबवत होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो यहां पर लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण पर। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका केंद्र हमने मान के चला, ये केंद्र क्या है इसका? ये O है। ठीक है, अब यदि इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवत कोई बिंदु है, जैसे मान के चलो यहां पर कोई बिंदु है और ये बिंदु जो है ना वो लंबवत है। ठीक है, तो ये जो स्थिति होगी वो निरक्षीय स्थिति होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, लंबवत विद्युत द्विध्रुव के लंबवत जो स्थिति होती है उसे हम निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको नीचे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो बिंदु यहाँ पर व्यवस्थित है ये निरक्षीय स्थिति में बिंदु है और इस बिंदु पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो बिंदु है जो केंद्र O से R दूरी पर है, केंद्र O से R दूरी पर स्थित है और इस बिंदु का हमने जो नाम है वो दे दिया है P। ठीक है, क्या दे दिया? P। इस P पर हमें क्या करना है? इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है और इस E की हमें क्या करना है? इसमें गणना करनी है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते। प्लस क्यू के कारण आप अलग निकालते हो, माइनस क्यू के कारण आप अलग निकालते हो, आप अलग अलग निकालते हो ना, है ना। तो यहाँ प्लस क्यू है तो इसके कारण कुछ होगी और माइनस क्यू है तो इसके कारण कुछ होगी। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण क्या होगी उसको हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने मान के रखा है E1। क्या मान के रखा है हमने? E1। इसको और बढ़ा देते हैं, ये E1 मान के रखा है। क्या मान के रखा? E1। ठीक है, अब E1 हो गया। अब ये तो हमारी प्लस क्यू के कारण हो गई। ठीक है, अब ये E1 हम निकालेंगे यहाँ, अभी क्या आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, E1 हो गई। अब माइनस क्यू के कारण भी कुछ होगी, है ना। तो माइनस क्यू के कारण भी एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसको हम मान लेंगे E2 और जो हम मान लेते हैं, एक सेकेंड इसको बना लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम मान के चलते हैं वो हमारी क्या होगी? E2 होगी। क्या होगी? E2। ठीक है, अब इसकी दिशा जो होगी P से A की ओर होगी, P से A की ओर। ठीक है, और जो E1 है इसकी दिशा होगी B से P की ओर। समझे? तो ये हमारी E1 भी निकल गई, ये हमारी U2 निकल गई। लेकिन आप यहां पर एक चीज देख रहे हो कि ना तो E1 कोई अक्ष पर है। देखो अक्ष कैसे होते हैं? अक्ष इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये अक्ष इस टाइप के हैं, ये आपका ये आपका Y होता है और ये आपका X है। ठीक है, तो क्या मेरे भाई E1 कोई अक्ष पर है? नहीं है। क्या कोई E2 कोई से अक्ष पर है? नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अक्ष पर इनको लेके आना पड़ेगा। तो पहले क्या करें, आप अक्ष तो बना लें। जैसे मान के चलो इस बिंदु पर अगर अक्ष की गणना करें तो यहां से ये हो जाएगा हमारा Y अक्ष, ये हो जाएगा हमारा Y अक्ष और ये हो जाएगा हमारा X अक्ष, ये हो जाएगा हमारा X अक्ष। अक्ष की गणना कर ली, ये हमारा Y और ये हमारा X। ठीक है, अगर हम देखें E1 तो E1 इस X अक्ष से कितना कोण बना रहा है? थीटा। और E2 की बात करें तो ये E2 भी कितना कोण बना रहा है? मान लेते हैं थीटा, कुछ कोण पर है तो मतलब वो थीटा कोण मान लिया। अक्ष पर लेके आएंगे
तो अक्षपल लेके, जैसे E1 को अक्षपल लेके आएंगे तो E1 एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर भी आएगा, क्योंकि दोनों अक्षपल ले जाना होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रहा है, ठीक है, तो यहां भी ले जाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो जब x अक्ष पर लेके आते हैं तो cos थीटा कोण बनता है, और जब लंबवत अक्ष पर मतलब y अक्ष पर लेके जाते हैं तो sin थीटा कोण बनता है, ठीक है। जब E1 को हम यहाँ लेके आएंगे तो मान लेते हैं ये E यहाँ लेके आया तो इसकी दिशा होगी बाहर की ओर, क्योंकि बाहर की ओर है तो ये बाहर की ओर, इसको पकड़ के ही तो लेके आए तो बाहर की ओर, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, E1 sin थीटा। अब एक बार इधर को ले, सॉरी E1 cos थीटा, क्योंकि x अक्ष पर हमें ले जाएंगे तो cos आएगा, ठीक है, तो ये cos थीटा। अब जब E को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं E1 sin थीटा, जिसकी दिशा होगी बाहर को, क्योंकि इसको पकड़ के लाना है इधर को और इसको इधर लेके आएंगे तो ऊपर को। E1 का हमारा काम खत्म। अब हम E2 पे आ जाएं तो E2 को एक बार खींच के हम इधर ले जाएंगे, एक बार खींच के हम इधर ले जाएंगे, तो ये इधर की ओर है ना, नीचे की ओर, तो इसको पकड़ के हम इधर की ओर ले जाएंगे तो इसकी दिशा भी कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। ये हो गई हमारी E2 cos थीटा, ठीक है। अब इस E2 को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी E2 sin थीटा। देखो E1 sin थीटा ऊपर की ओर है और E2 sin थीटा नीचे की ओर है, ठीक है, तो ये दोनों विपरीत हैं, तो विपरीत बल लगाए तो एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को यदि हम जोड़ें तो इनका जो योग आएगा वो कैसा आएगा, 0, क्योंकि विपरीत दिशा में, समझे, ठीक है। अब ये हमारी एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष पर हमारी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो एक ही दिशा में है तो इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन के तैयार हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बस आपको हल्की सी थ्योरी लिखना है, जो आपने माना है ये चीज जो डायग्राम में मानी है वही आपको हल्की सी थ्योरी में लिखना है। तो देख लेते हैं हम हल्की सी इसकी दोस्तों थ्योरी जो हमने देखा वही है, ठीक है। तो हमने क्या माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो ये ए और ये बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, बिल्कुल बना है, ठीक है, तथा इसके बीच की दूरी 2l है, तो बीच की दूरी क्या है, 2l है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र ये O है, ठीक है, आपको दिख नहीं होगा, ठीक है, ये O है, इससे r दूरी पर एक बिंदु हमने मान के चला P है, क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो इसकी क्या करना है, गणना करनी है, ठीक है। तो बस हमें इतनी सी थ्योरी लिखना है, ठीक है। अब E की गणना करने के लिए तो E तो हम ऐसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे, प्लस Q के कारण निकालेंगे और माइनस Q के कारण अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो प्लस Q के कारण क्या निकल रही है, E1, तो ये हमारी हो जाएगी E1, ठीक है। अब E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये आप ध्यान रखना कि हम परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं। कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। जब परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं रहता, हमेशा हम प्लस ही लेते हैं, ठीक है। तो ये तो प्लस है तो प्लस लेंगे ही, ठीक है, तो हो जाएगी Q, ठीक है। अब अपॉन r², तो r² क्या है, दूरी। अब यहां से बताओ B से P के बीच की दूरी कितना है, B से P के बीच की दूरी क्या है, तो B से P के बीच की दूरी क्या है, BP है, क्या है, BP। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, BP का स्क्वायर। इसको दे देना समीकरण नंबर 1, एनी प्रॉब्लम। और इसकी दिशा क्या है, B से P की ओर, तो आप लिख दोगे BP वेक्टर दिशा में, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये प्लस Q के कारण हो गई। अब हम निकालेंगे माइनस Q, तो माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है, क्या है, E2 है ना। अभी देखो, अभी हम ये E1 sin थीटा, E1 cos थीटा, इनका कुछ नहीं कर रहा है, अभी तो हम ये डायरेक्ट निकाला है, ठीक है। E1 थी निकाल ली, अब ये E2 है तो E2 को निकालेंगे, ठीक है, माइनस Q कारण है ना। तो E2 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q। हाँ देखो, हम परिणामी निकाल रहे हैं तो देखो माइनस Q लिखना चाहिए, लेकिन परिणाम जब निकालते हैं तो वहां पर माइनस का कोई महत्व नहीं रहता, हमेशा प्लस लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम माइनस को प्लस में ले रहे हैं क्योंकि परिणामी ले रहे हैं, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर क्या है, A और P है ना, तो क्या लिख देंगे, AP², इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी दिशा क्या है, तो P से A की ओर, तो आप लिख देंगे PA वेक्टर दिशा में,
समझे? ठीक है, तो ये हमारी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब लेकिन अगर हम बात करें देखना, अब आगे बात करें कि जो बी और पी है, बी और जो पी है और पी और ए है, बीपी और पी ए आपस में कैसे है? बराबर। आपस में कैसे हैं? बराबर, क्योंकि ये जितना है उतना ये है। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहां पर, किंतु जो बीपी है वो पीए के बराबर है। बीपी बराबर क्या हो गया? पीए। देखो, जब बीपी बराबर पीए है, अगर हम इस बीपी की जगह पीए रख दें या फिर एपी की जगह हम बीपी रख दें, तो ये दोनों कैसी हो जाएंगे आपस में? बराबर, क्योंकि सब तो बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, क्यू क्यू के बराबर, बस यही चेंज है। तो यदि हम एपी की जगह बीपी रख दें तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर। आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर। जब ये आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है, मतलब बीपी बराबर पीए है, तब क्या हो जाएगा? E1 बराबर क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। E1 बराबर क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो परिणामी तीव्रता हमें E निकालने में प्रॉब्लम होगी। परिणामी तीव्रता E निकालने में हमें क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, क्योंकि परिणामी तीव्रता हम फिर निकाल नहीं सकते। ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? इनके दो घटक प्राप्त। अब देखो यहां पर हम इसके दो घटक देखेंगे, ये वाला साइन थीटा वाला और ये कॉस थीटा वाला। ठीक है ना? तब एक सेकंड बंद कर दो। तो ऐसी कंडीशन में आपको देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने घटक प्राप्त हो रहा है? दो, एक आपका ऊर्ध्वाधर और ये आपका क्षैतिज। ठीक है, तो देखो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम पहले देखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक में। कौन से घटक में? ऊर्ध्वाधर घटक में। ठीक है, देखो, तो पहला लिख देंगे ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में देखो, ऊर्ध्वाधर घटक में क्या है? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। ऊर्ध्वाधर घटक में यही है ना, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक में। ठीक है, इस घटक में E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा है। बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत। एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये अपना प्रभाव क्या कर देंगी? नष्ट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, इस घटक में E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा हैं, जो एक दूसरे से कैसी है? विपरीत हैं, जिससे इनका प्रभाव कैसा हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, जिससे इनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इनका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये हमारा काम का नहीं है। अब हम देखो, ऊर्ध्वाधर हमारा घटक खत्म, अब हमारा पता है क्षैतिज घटक। ठीक है, तो सेकंड लिखेंगे क्षैतिज घटक में। देखो, क्षैतिज घटक में इनकी दिशाएं क्या है? एक ही दिशा है, इनकी दिशा एक ही दिशा है। ठीक है, तो क्षैतिज घटक एक ही दिशा है, तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो क्षैतिज घटक में कुल तीव्रता, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुल निकालेंगे तो जो E होगी इन दोनों का क्या होगी? योग होगी। इन दोनों का क्या होगी? योग होगी। ठीक है, तो हम जोड़ देंगे E1 cos थीटा प्लस E2 साइन थीटा। E1 cos थीटा और E2 साइन थीटा। ठीक है, लेकिन देखो, जब BP और PA आपस में बराबर हैं तो E1 की जगह हम E2 रख सकते हैं और E2 की जगह हम A1 रख सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम E1 की जगह क्या रख दें? E2 रख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा E2 cos थीटा और ये हमारा E2 cos थीटा। समझे? तो ये हमारा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2E2 cos थीटा। ठीक है, ये E की वैल्यू आ गई। समझे? अब देखो, E2 का वैल्यू हमें पता है। E2 की वैल्यू क्या है? हमारे पास ये है ना? तो E2 की वैल्यू यदि हम उठा के रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू E2 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा cos थीटा।
ये आपका हो जाएगा cos थीटा। एनी प्रॉब्लम? तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको हटा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान देने वाली है मेरे भाई, यहां पर देखो हमें एक एपी दिख रहा है, ये अलग चीज है, ठीक है, और यहां पर आपको एक cos थीटा दिख रहा है, ये अलग चीज है। तो आपको क्या करना है, चित्र की हेल्प लेना, ये चित्र है, चित्र की हेल्प लेना है और आपको एपी, ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू निकालना है। तो एपी और cos थीटा की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपके पास ये है एपी, आपको ये वैल्यू चाहिए, तो ये आपको नहीं पता, देखो ये तो आपको पता है 2l, तो हाफ क्या हो गई, सॉरी 2l है, तो हाफ क्या हो गई l और हाफ क्या हो गई l, तो ये l दी है, ये r दी है, ये दूरी नहीं पता, तो आप क्या कर दो, OAP में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो आप AP निकाल लोगे, जो AP निकलेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और एक आपको cos, तो cos क्या होता है, आधार बटे काइन होता है, तो आधार बटे काइन से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आप समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे त्रिभुज OAP में, ठीक है, OAP में जो आपका O A और ये P दिख रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण क्या है आपका AP, कर्ण क्या है AP, ठीक है, तो ये AP का वर्ग, ठीक है। लंब क्या है, लंब ये है OP, तो OP क्या है R, तो ये हो जाएगा R का वर्ग। आधार क्या है, आधार क्या है OA, ठीक है, तो OA का वर्ग, ठीक है। OA क्या है L, तो L का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम AP निकालें तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, अंडर रूट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा, समझे आप, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया है OAP में, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। लंब R है और आधार क्या है L, ठीक है। ये हमारा AP निकल गया, ठीक है। AP हमारा निकल गया, तुरंत उठा के हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। बट cos भी तो निकालना है, cos की भी तो वैल्यू पता नहीं है हमें, ठीक है। तो cos क्या होता है, तो देखो cos का फॉर्मूला होता है, तथा लिख देंगे, तथा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है, सॉरी OP है, OP क्या है L, तो ये हो जाएगा आपका L। कर्ण क्या है, कर्ण क्या है AP, कर्ण क्या है AP, और AP की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो AP और cos थीटा की वैल्यू उठा के रख देंगे आप इसमें, ठीक है, तो इसमें रख देंगे, इसको आप चाहे समीकरण नंबर 3 दे सकते हो, ठीक है। तो आप लिख दोगे cos थीटा व AP का मान रखने पर, ठीक है। तो देखो रखो, तो ये हमारा E है, ये हमारा 1, ये 2 भी है ना साथ में, हाँ ये 2 है, ठीक है। तो आप 2 को क्या करो, हाँ चलो अभी रखा रहने दो, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब ये Q अपॉन AP स्क्वायर है, आप देख रहे हो ना यहाँ पर Q अपॉन AP स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप Q रहने दो और जो AP है इस AP की वैल्यू रखो, AP की वैल्यू कितनी है, ठीक है, R स्क्वायर और ये आपका L स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में है, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर, ठीक है, समझे। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर cos थीटा है, ये cos थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू ये है, तो ये L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो स्क्वायर से तो रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, जो 2 है 2 को हम इस L के पास ले आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, समझते जाना, एक एक स्टेप नहीं गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। ये जो 2 है हम इस L के पास ले जा रहा है, ठीक है। तो ये अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बचा, ठीक है। आगे आगे देखना, हम घुमा रहे हैं इसको, ठीक है, ये Q, ठीक है। अब ये जो 2 को हम L के साथ देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2L, तो ये आपका Q था और ये आपका 2L था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने मान रखा स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, R स्क्वायर और L स्क्वायर, केवल R स्क्वायर और L स्क्वायर बचा, इसकी घात कुछ नहीं है तो मान लो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका R स्क्वायर और L स्क्वायर, ठीक है, तो R स्क्वायर और ये आपका L स्क्वायर। देखो आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अगर जिस पर रूट होता है उसका मतलब क्या होता है, उस पर 1/2 की घात है, ठीक है। तो रूट ना लगा के हम इस पे क्या कर रहे हैं, 1/2 की घात लगा रहे हैं, समझे।
ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो आधार समान दिख रहे हैं आपको, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आधार समान है तो ये घातें आपस में कैसी हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। और एक चीज और याद रखना है कि देखो Q इंटू टू एल, Q इंटू टू एल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। Q इंटू टू एल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो क्या होता है P। ठीक है। तो Q इंटू टू एल की जगह हम क्या रख देंगे, P। आपको आता है, मैंने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा P। तो ये E बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसकी जगह हम रख देंगे क्या, P। तो ये हो गया P। ठीक है। अब ये आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगी। ठीक है। तो ये आपका आर स्क्वायर और ये आपका एल स्क्वायर और 1/2, देखो 1/2 और ये हमारा कितना है 1, इसका एलसीएम लेंगे 1। ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व 2 एकम 2, 2 एकम सॉरी 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 3/2। तो इसकी जगह हम आधार समान है ना, तो घातों को जोड़ देंगे, तो ये 3/2 हमने 2 लिख दिया। समझे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ा सा और बचा है, बस आपका फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है आपका ये व्यंजक। बड़ा इंपॉर्टेंट व्यंजक है। और मेरे भाई अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, कहीं भी आपने स्किप किया या कुछ गड़बड़ की तो आपको फिर समझ में नहीं आया पाएगा, क्योंकि गड़बड़ कर देगा। ठीक है। और आपको फिर भी थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रही, तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके एक एक स्टेप को आप समझ लीजिए, क्योंकि हर एक चीज को यहाँ पर क्लियर मैंने किया है। ठीक है। तो ये हो गया। आगे आप क्या देखो, आप देखो एल क्या है, अल्प दूरी। ठीक है। एल क्या है, अल्प दूरी, और आर क्या है, तो ये तो बीच की दूरी है। तो एल अल्प दूरी है और अल्प, देखो 2l अल्प दूरी थी और उसको आधा कर दिया तो और भी अल्प बचे। मतलब क्या है, जो आर है इसका मान बहुत ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है। आर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा, आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा है, किससे, एल से। तो आर की तुलना पे जो एल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आर की तुलना में एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जो एल की वैल्यू 0 हुई है उसको हम रखेंगे इस समीकरण में। ठीक है। तो देखो हमारा क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आपका P और ये आपका आर स्क्वायर, और एल की वैल्यू हमें क्या रखना है, 0। तो ये 0 का स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। ठीक है। अब 0 का कोई मतलब नहीं रहता, 0 का कोई मतलब नहीं रहता तो इसको हटा ही दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये P और ये स्क्वायर तो कट गया, केवल 3 बचा, तो आर की घात 3, आर की घात 3, जो होगा हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली आपका व्यंजक हुआ। और एक बात और, यहां से यदि इसका आपने मात्रक नहीं लिखा तो भी आपका 1 नंबर, आधा नंबर कट सकता है। तो मात्रक जरूर लिखना, क्यों, न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये फाइनली आपका व्यंजक कंप्लीट हो गया, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को मैंने आपको क्लियर किया, समझा है, कोई चीज छोड़ी नहीं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं बोला कि लाइक कर दो, पूरी जान लगा दी। ठीक है। तो आप लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।